अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, ये जो लेक्चर है ये एनेस्थेसिया टेक्निक एंड कम्प्लिकेशन का लेक्चर है और बायर ब्लॉक को आज हमने पढ़ना है। हमारा एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया और उसके अलावा जो बेसिक्स जो हमने कंफर्म क्लियर कर ली थी। आज हम जो है वो ब्लॉक्स की तरफ आएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायर ब्लॉक के ऊपर है। बायर ब्लॉक बेसिकली क्या है, इसके लिए जो इक्विपमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे वो सबसे पहले आपके पास जो है वो ऑपरेटिव एंड रिलायबल डबल टॉर्निकेट होता है। एक वो चाहिए होता है आपको डबल टॉर्निकेट। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जो बेसिक प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है जी, ये प्रेशर जनरेट करती है। इसका यूज़ आर्थो के अंदर भी होता है। ठीक है, आर्थो की सर्जरी के अंदर भी ये होता है। ये आर्थो की सर्जरी के अंदर सपोज करें ये अगर लेग का ऑपरेशन होना है तो यहाँ पे पीछे टूर्निकेट लगा देते हैं और इसको पीछे से एक इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग बटन होता है, उसको दबा के प्रेशर देते हैं। मोस्टली इसको प्रेशर नॉर्म वो देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से आगे जब यहाँ पे ये टूर्निकेट लगा देते हैं वहाँ से आगे ब्लड फ्लो नहीं होता। यानी कि यहाँ पे अगर टूर्निकेट है, ये अगर इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, तो यहाँ पे अगर आपने टूर्निकेट लगा दिया तो यहाँ से आगे जो है वो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ये पूरा एरिया ब्लॉक रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है जी ऑपरेटिव एंड रिलायबल टूर्निकेट चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि रनिंग आईवी इन द नॉन ऑपरेटिंग आर्म। ठीक है, सपोज करें कि जो आपका एक ऑपरेशन जो है वो इस आर्म के अंदर होना है। ठीक है जी, इस आर्म के अंदर जो है वो ऑपरेशन होना है, तो ये दूसरे आर्म के अंदर अपनी आईवी लाइन को मेंटेन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो रिससिटेशन इक्विपमेंट आपके पास सारे ही जो है वो एयरवे इक्विपमेंट भी होने चाहिए। और उसके अलावा जो है वो डिफिब्रिलेटर और उसके जो ड्रग्स जो सारी आपने जो है वो मार्क प्रिपेयर कर लेकर रखनी है। यानी कि इमरजेंसी ड्रग और जर्नल एनेस्थीसिया की जितनी भी ड्रग्स हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखनी होती हैं विद बैकअप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद जो है एस्टन मार्क बैंडेज जो है वो, जिसको हम अपनी ज़बान में गर्म पट्टी कहते हैं, एस्टन मार्क बैंडेज जो है वो आपने उसको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, ये चार चीज़ें जो है वो आपके पास रसलाइब होनी चाहिए। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है ये चार चीज़ें नहीं बनती हैं। एक टर्निकेट हो गया, रनिंग कैनोला आपने नॉन ऑपरेटिव आर्म के अंदर एक वो रख लिया। उसके अलावा जो है वो एक आईवी कैनोला आपने जो है वो इसी तरह से अनयूज्ड अपने पास रखना होता है। वो आगे हम जाके यूज़ करेंगे, वो आप देखेंगे कैसे कहाँ। ठीक है, उसके बाद रिससिटेशन इक्विपमेंट, सारे जितने भी ओटी के अंदर रिससिटेटिव इक्विपमेंट है आप यानी कि फुली इक्विप्ड ओटी के अंदर आपने ये करना होता है। अनफुली जो है अनकम्प्लीट जो ओटी होता है उसके अंदर इसको नहीं करना आपने। उसके अंदर आपके पास एटीटी भी पड़ी हुई होनी चाहिए, लारिंजोस्कोप होना चाहिए, गुडल एयरवे होना चाहिए, एलएमएस वगैरह होने चाहिए। उसके अलावा जो है वो फंक्शनल सक्शन मशीन चाहिए, एनेस्थीसिया मशीन है वो प्रिपेयर हो, डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। ठीक है जी, कार्डिक मॉनिटर, यानी कि ये रेसिसिटेटिव जो प्रेशर पेशेंट को जीए देने के लिए या जीए को जो है ना कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो प्रिपेयर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि पेशेंट अगर आपका इस बायर ब्लॉक के बाद किसी अनइवन या अनवांटेड जो है वो कंडीशन के अंदर जाता है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ जो है एक बैंडेज आपने रखनी है। ठीक है, जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आप यूज़ करते हैं वो है इसके अंदर जी 0.5% लिडोकेन और द 0.5% प्रिलोकेन। ठीक है जी, लिडोकेन या प्रिलोकेन इन दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0.5% हो। अब 0.5% से बिल्कुल सादी सी मुराद है कि 5 मिलीग्राम पर एम एल, यानी कि 1 ग्राम के अंदर जो है वो कितने होने चाहिए, 1 ml के अंदर जो है वो बेसिकली कितने हो, 5 मिलीग्राम हो। ठीक है जी, 1 ml के अंदर ये आपने जो है इसको मेंटेन रखना। ठीक, डोज जो है वो इसकी जो आप देते हैं वो 3 मिलीग्राम पर बॉडी के जी वेट है। यानी कि अगर 70 kg का बंदा है तो मल्टीप्लाई आप 3 करेंगे तो 210 यानी 210 मिलीग्राम जो है वो आप उसको ये ड्रग देंगे। ठीक है, और नेवर यूज़ द एपिनेफ्रिन कंटेनिंग सोल्यूशन। अब जो है वो कोई भी ऐसी, क्योंकि ये जो बायर ब्लॉक आप देंगे ये बेसिकली डायरेक्टली आप आईवी देते हैं। ठीक है, तो अब एपिनेफ्रिन कंटेनिंग मटेरियल अगर होगा तो वो क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा देगी। ठीक है, और कार्डिक टॉक्सिसिटी वगैरह करा देगी। ठीक है, तो लिहाजा इस सिलसिले के अंदर आप इसको हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है,
कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रिलोकेन इज़ मिथाइलोग्लोबिनेमिया, ठीक है, मिथाइल ग्लोबिनेमिया जो है बन जाता है इसके अंदर अगर आप डोज जो है वो 10 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट से एक्सेड करते हैं, ठीक है, ओवर डोज के अंदर, ठीक है। और ट्रीट विद द 1 to 2 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट पर ऑफ द 1% मिथाइल ब्लू गिवन 5% ओवर द 5 टाइम्स, ठीक है। अगर ये जो है ये कंडीशन उसके अंदर हो जाती है तो आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं कि मिथाइलिन ब्लू के साथ 1% मिथाइल ब्लू के साथ आप इसको ट्रीट करते हैं 1 to 2 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट दे के, ठीक है जी। ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट नेट आपको याद होना चाहिए कि लिग्नोकिन प्रिलोकिन देते हैं, डोज इसकी 3 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट है, एपिनेफ्रिन कंटेनिंग मटेरियल आपने नहीं देना, ठीक है जी। और कम्प्लिकेशन की सूरत में मिथाइलिन ब्लू से आपने इसको ट्रीट करना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि भाई इसकी टेक्निक के क्या है, टेक्निक के अंदर कुछ स्टेप हैं इसके। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आईवी कैथेटर इन द ऑपरेटिंग आर्म एज डिस्टली एज पॉसिबल, ठीक है। कि सपोज़ करें कि एक बंदे का यहाँ एल्बो और ये जो जॉइंट है इस जॉइंट के दरमियान से यहाँ से जो है वो इसको टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ, ठीक है। अब आपने आर्म के अंदर ऑपरेटिंग आर्म के अंदर जो है वो डिस्टल पोर्शन की वजह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने एक आईवी कैथीटर डालना, सिंपली कोई एक वेन जो है प्रोमिनेंट नहीं है और उसके अंदर आपने इसको डाल देना, ठीक है जी। और इस तरह से आईवी कैथीटर पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो आपने एल्बो के पीछे से, यानी कि ये आर्म है, ठीक है, और ये इसका जो है वो शोल्डर के पास है, समझे, ये शोल्डर के पास है बाजू वगैरह, ये एल्बो है, ठीक है। तो ये पीछे जो है आपने यहाँ पे मैं इस जगह पे जो बाइसेप ट्राइसेप के साथ नीचे यकुबाइडल फोसा से ऊपर जैसे आप जो है वो बांधते हैं किसको जी, ये बीपी कफ बांधते होते हैं, वैसे आपने डबल टर्निकेट जो है वो ऑपरेटिव आर्म के ऊपर बांध देना। अब देखें इसके दो पार्ट आते हैं, कफ होते हैं, एक है प्रॉक्सिमल कफ और दूसरा इसका डिस्टल कफ है, ठीक है जी। दो इसके कफ होंगे, ठीक है, एक डिस्टल कफ दूसरा जो है वो प्रॉक्सिमल कफ होगा, ये एक ऊपर वाला एक जो है नीचे वाले, दो आपके पास जो है कफ होंगे, ठीक है। दोनों को आपने बांध देना, ठीक। दूसरा आपने क्या करना है कि हैव द पेशेंट होल्ड आर्म अप, इस तरह से इसको टूर्निकेट को बांधने के बाद आपने पेशेंट का आर्म जो ऊपर की तरफ उठा देना है, ठीक है। ये उठाते हैं इसलिए कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जो है वो, अब देखें इन्फ्लेट डिफ्लेट आपने नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ क्या किया उसको बांध के आर्म को ऊपर करना है। आर्म को जब ऊपर करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से आपका जो है ब्लड होगा वो फ्लो बैक करेगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। यूज़ द एस मार्क बैंडेज, इस तरह से जो डिस्टल पोर्शन है यानी कि फिंगर से आपने इसके ऊपर बैंडेज को बांध के पीछे की तरफ लेके आना, ठीक है। टू एक्सजेनेट द आर्म के इस तरह से ब्लड प्रेशर, आप जब बैंडेज बांधेंगे ना तो ब्लड वेसल्स दबने होकर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर से एक्सजेनेट द आर्म फ्रॉम द डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल, आपने यहाँ डिस्टल पोर्शन से पीछे की तरफ जो है जाना है। इससे होगा क्या, एक तो आपने आर्म को एलिवेट किया, उसकी वजह से ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, दूसरा जो है वो आप इसको क्या करते हैं कि जब बैंडेज बांधते हैं तो फिर भी वो ब्लड पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो जब आप, क्योंकि ये ऑपरेटिंग आर्म है इसी के ऊपर आपने ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो एक तो ब्लड लॉस भी कम होता है, दूसरा ये है कि आप जब आईवी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देंगे तो आईवी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देने की वजह से अब उसको डेफियन के मैक्सिमम चांसेस मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ही जो है डिफ्यूज़ करेगा, वरना वो ब्लड के अंदर डाइल्यूट हो जाता है। मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि ये आपका आर्म है, इस आर्म के अंदर अगर ब्लड भी है और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपने दे दिया, ठीक है, और डेफिनेटली ब्लड यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा, ब्लड के अंदर लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा और मिनिमम क्वांटिटी जो है वो बाहर निकल के मसल्स के अंदर जाएगी। आगे चल के आप देखेंगे कि इसका मटेरियल लोकल एनेस्थेटिक जो आप यहाँ पे आईवी देंगे वो डेफियन के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब ये है कि अगर आप इसको ब्लड से एम्प्टी कर देंगे तो मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है यहाँ पे इसकी यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी उसकी डिज़ॉल्व होगी, ठीक है। यहाँ ब्लड के अंदर क्योंकि है नहीं है, डिज़ॉल्व हो कम होगा तो वो फिर मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ से निकल कर बाहर मसल्स के अंदर जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने ब्लड को यहाँ पे एक्सजेनेट करना होता है कि यहाँ पे उसको एम्प्टी करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि inflate the proximal tourniquet to the 150 ml over the patient से सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये जो आपके पास प्रॉक्सिमल
जो कफ़ है टूर्निकेट का, जो प्रॉक्सिमल कफ़ है, इसको फर्स्ट नंबर पे आप क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है, इसको इन्फ्लेट करके इसका ब्लड प्रेशर जो है वो जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपको पता है 120 मिलीमीटर होता है, इससे आप इंक्रीज़ करते हैं तकरीबन 150 लेवल ऊपर लेके जाते हैं। तो यानी इनको अगर आप ऐड करें तो आपको पता चल जाए कि 270 तक जो आप जो है वो 270 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जो है वो आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो सामने नज़र आ रहा है क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल 120 होता है, इसमें इससे भी 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपने ऊपर लेके जाना होता है जो सिस्टोलिक जो इन्फ्लेटिंग प्रेशर आप रखते हैं। ठीक है, तो टोटल आप अगर नेट देखें, अगर कोई MCQs वगैरह आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 270 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो हम कफ का प्रेशर रखते हैं। ठीक है जी, तो इसको दो तरह से बताना है आपने कि मोर देन जो है वो 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मोर देन द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या फिर ये टोटल जो बनता है आपका 270 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बनते हैं, तो ये आप इतना प्रेशर उसको दे देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म द एब्सेंस ऑफ द रेडियल पल्स। ज़ाहिर है जब आपने इतना प्रेशर दे दिया है तो अब यहाँ रेडियल पल्स नहीं मिलेंगी आपको, और अगर मिल रही हैं तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे जब तक प्रेशर आपको जो है पल्स मिलना ख़त्म नहीं होती। और अगर पल्स मिलना ख़त्म हो गई तो फिर आप जो है वो इसको कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है जी कि आपने पहले ही वो किया हुआ था, यहाँ पे कैनोला डाल दिया था, नंबर 1 पॉइंट था ही यही। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, इंजेक्ट योर लिग्नोकेन 0.5% लिग्नोकेन और द प्रिलोकेन इन द डोज ऑफ 3 मिलीग्राम पर बॉडी के जी वेट। ठीक है, 3 मिलीग्राम पर बॉडी के जी वेट के हिसाब से आप क्या कर देंगे, पेशेंट को डोज दे देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस IV कैथीटर, यानी कि IV कैनोला की मदद से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, रिमूव द IV कैथीटर, होल्ड द प्रेशर एंड हैव और स्टाफ प्रिपेयर आर्म, ऑनसेट ऑफ द एनेस्थीसिया शुड बी द 5 मिनट। ठीक है, सिंपली आपने उसको रिमूव कर देना है कैथीटर को। ठीक है जी, और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि उसको ऊपर बैंडेज लगा के उसको कवर कर दें। ऐसे कैथीटर रिमूव करने के भी आपके पास चांसेस है। पहले तो ये है कि आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप उसको रहने दें और रिपीट करें डोज। ठीक है, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर और एक्सपर्टीज़ के ऊपर। इसके अंदर चांसेस होते हैं क्योंकि ब्लीडिंग के, अब ये एरिया जो है वो ऐसा है कि जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन की वजह से ये IV कैनोला निकल सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। लिहाजा इसको निकाल के अगर आप कर दें, बैंडेज लगा दें, ब्लड को कंट्रोल कर दें, तो वो बेहतर होता है ज़्यादा। ठीक है, और सिंगल शॉट के अंदर हो जाए ऑपरेशन तो ये बेहतर होता है। रिपीट करने के अंदर टोटल जो आपके लिए मुश्किल होता है वो चांस होता है ब्लीडिंग होने का। ठीक है जी, फिर क्या दें, विद द पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पेन यू कैन इन्फ्लेट द डिस्टल टर्निकेट एंड देन डिफ्लेट द प्रॉक्सिमल टर्निकेट। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पे आपका जो ये आपने कफ लगाए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ये प्रेशर दे रहे हैं बाजू के अंदर। ठीक है जी, अब कि बंदे को अगर 270 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आप जो है उसके बाजू के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं तो डेफिनेटली पेन तो होगा ना। मोस्टली 20 से 25 मिनट के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इस पेन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल, पहले आप क्या करते हैं कि ये डिस्टल कफ को इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, डिस्टल कफ को इन्फ्लेट करने के बाद फिर आप जो है वो प्रॉक्सिमल कफ को डिफ्लेट कर देते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि पहले आपने को पता ना कि ये डिफ्लेट हुआ था, इन्फ्लेट हुआ था, तो ये डिफ्लेट था, तो लेकिन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इसके नीचे तक आया हुआ होगा। ठीक है, अब जब आपने इसको पहले डिफ्लेट किया तो अब ये अपने पेशेंट पोजीशन के ऊपर सेटल हो गया, फिर आपने इसको क्या कर दिया, जो ऊपर वाला है उसको क्या किया, डिफ्लेट किया। तो अब एक तो इसके नीचे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट गए हुए हैं। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि ये सेटल रहेगा, पेन फ्री रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा जी, पेन फ्री रहेगा। सेकेंडली क्या है कि अब ये पहले की निस्बत प्रोलॉन्ग टाइम देगा, और दूसरा अगर आप पहले इसको ऊपर वाले को डिफ्लेट कर देंगे, यानी कि प्रॉक्सिमल को डिफ्लेट कर देंगे और फिर नीचे वाले को जो है वो अगर इन्फ्लेट करेंगे, तो जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपने दिए हैं वो यहाँ से निकल के हार्ट की तरफ जा सकते हैं। तो हार्ट की तरफ जाने की वजह से क्या कर सकते हैं, कार्डिक टॉक्सिसिटी करा सकते हैं। लिहाजा मस्ट है कि पहले आप डिस्टल को जो है वो करें, इन्फ्लेट करें, उसके बाद दूसरे को डिफ्लेट करें। इन्फ्लेट से मुराद है प्रेशर देना,
और डिफ्लेट से मुराद है कि प्रेशर ख़त्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है। और ये सिंपली टूर्निकेट के ऊपर 2 बटन लगे होते हैं, उनकी वजह से करना होता है इन्फ्लेटिंग बटन और डिफ्लेटिंग बटन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मिनिमम टाइम फॉर द टूर्निकेट इन्फ्लेशन। द टूर्निकेट शुड बी अप फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स, रिलीजिंग इट बिफोर दिस मे रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी, ठीक है जी। यानी कि 25 मिनट के टाइम के ऊपर कम से कम जो है वो आपने उसको जाकर डिप्लेट करना है, वरना टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। द रिलीजिंग टर्निकेट इन द साइकिल डिफ्लेट्स इन द साइक्लिक डिफ्लेशन 10 सेकेंड इंटरवल एंड विल डिक्रीज द पीक लेवल ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी या लोकल एनेस्थेटिक। अब बात यह है कि पहली बात तो ये है कि 25 मिनट जो है ये निकालता है एटलीस्ट किसके लिए, जो फैन होने के लिए, या एटलीस्ट 25 मिनट के बाद आपने इसका साइकिल चेंज करना है। लेकिन चेंज करते हुए यानी कि आपने डिस्टल को पहले इन्फ्लेट किया, डिस्टल को आपने क्या किया जी, इन्फ्लेट कर दिया उसको। उसके बाद तकरीबन आपने 10 सेकंड तक इंतज़ार करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉक्सिमल को डिफ्लेट करना है, ठीक है। इसके बाद करना है, यानी कि फ़ौरन से नहीं कर देना, फ़ौरन से करेंगे तो डेफिनेटली से लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट निकल के हार्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, अभी तक रिसर्च जो हुई हुई है उसके अंदर इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो कोई हाई क्लास एक्सप्लेन नहीं है, यानी कि कोई हाईली रिलायबल स्टडी जो है वो जिसकी रिलायबिलिटी मोर देन 95% जो है वो हो, इस तरह की स्टडी हुई नहीं है, ठीक है। नो लोकल एनेस्थेटिक इस्कीमिया, और उसके बाद क्या है जी, एफेक्सिया, हाइपोथर्मिया एंड द एसिडोसिस ऑल में प्ले आ रोल, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होने का होता है, क्योंकि सबसे पहले तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपने दिए हुए हैं, ये आईवी ये यहाँ से डिफ्यूज़ होकर साइडों पे जाते हैं, और इनका की वजह से जो है ऑपरेटिंग एरिया के ऊपर क्या होता है, एक लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ रही है, अपने पीछे से टूर्निकेट लगाए हुए है, तो उधर इस्कीमिया हो रहा था, उस इस्कीमिया की वजह से भी जो है वो पेन सेंसेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। एफेक्सिया की कंडीशन होती है, इसी तरह जो है वो एफेक्सिया कहते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। हाइपोथर्मिया होता है क्योंकि देखें, अब आपकी बॉडी वार्म किस वजह से रहती है, बॉडी के वार्म रहने की मेजर जो चीज़ है वो ब्लड फ्लो है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो आप टूर्निकेट पीछे लगाए हुए, तो आर्म जो डिस्टल पोर्शन हो उसके अंदर ब्लड जा नहीं रहा, तो वहाँ पे हाइपोथर्मिया होगा, उसकी वजह से जो है सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बाज़ दफ़ा सर्दियों में आपको सर्दी की वजह से जब हाथ ठंडे हो जाते हैं तो कुछ फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इससे वाज़े ये मैसेज आता है कि जो हाइपोथर्मिया होता है वो भी लॉस ऑफ सेंसेशन कराता है। और इसी तरह से एसिडोसिस जो है वो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन आ नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है या जो वहाँ पे है जो तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एसिडोसिस हो रही होती है, उस एसिडोसिस की वजह से क्या होता है कि एक एनेस्थेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज़्म को अगर आप देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो देखें कि इन्फेक्शन ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट, जो इनिशियल एनेस्थीसिया इज प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल एनेस्थेटिक एक्शन ऑन द मेजर नर्व ट्रंक्स, स्मॉल नर्व्स एंड द नर्व एंडिंग, ठीक है। जो छोटी छोटी नर्व एंडिंग होती हैं आर्म के अंदर, ये छोटी छोटी, इनके ऊपर जो है वह सबसे पहले एनाल्जेसिक इफेक्ट होना शुरू होता है एनेस्थेटिक एजेंट का, ठीक है। दूसरा जो है वो एफेक्सिया, एस्फेक्सिया जो है होता है वो अकर एट द 20 to 30 मिनट्स एंड कम्पीट इन द लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, ठीक है। तो या कम्प्लीमेंटिंग जो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, तो एफेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है, या जो लॉस ऑफ सेंसेशन जनरेट हो रही होती है, वो 20 से 30 मिनट के बाद शुरू हो जाती है, जो कि असिस्ट करती है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की एक्टिविटी को, ठीक है। और लोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर्स द वेनस वॉल्स इनटू द सराउंडिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये जो है वो एक वायवी लाइन है या वेसल है, तो इसके अंदर से जो है वो फ्लूइड जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का होता है वो सराउंडिंग पे विद द हेल्प ऑफ डिफियन निकल के चला जाता है, जहाँ पे वो मज़ीद लोकल एनेस्थेटिक
एक्टिविटीज़ को जनरेट कर रहा था, ठीक है। और फिर हाइपोथर्मिया एंड एसिडोसिस रिजल्ट इन द एनहांस्ड लोकल एक्टिविटी, तो ये लोकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है, उसको भी जो है वो इंक्रीज करता है, और साथ में जो है नमनेस की कंडीशन क्रिएट करके लॉस ऑफ सेंसेशन की कंडीशन जनरेट करता है, ठीक है। सिमिलरली इसकी अगर हम एडवांटेजेस देखें तो इजी टू एडमिनिस्टर है, ठीक है, आसानी से लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। आपने मैक्सिमम करना क्या है, सिर्फ एक कैथीटर पर यानी कि आईवी कैनोला पास करना है, और आईवी कैनोला पास करने के बाद अच्छी तरह से टूर्निकेट को यूज़ करना है, टाइप करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई हाई प्रोफाइल प्रोसीजर नहीं है, ईजीली कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है। लेकिन मस्ट ये है कि टूर्निकेट जो है वो आपका रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रैपिड रिकवरी, ये आसानी से लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ख़त्म हो जाता है, लोग इसका जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 मिनट्स के अंदर या लेस दैन 5 मिनट जो होता है, मसल रिलैक्सेशन अच्छी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये टाइम बाउंडेड है, ठीक है, कि जो आइडियल फॉर द प्रोसीजर जो कि 40 से 60 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो रहे हो, उनके अंदर ये इजी होता है कि 1 घंटे से ज़्यादा इसका वो इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लिमिट इज़ द 90 मिनट, और अगर एक्सीड करके बहुत ही ऊपर चला जाए तो 1.5 घंटे का प्रोसीजर यहाँ पे इसके अंदर हो सकता है, वो नहीं होता। और आर्थो के बाद केस 4-4, 3-3 घंटे तक चले जाते हैं, ठीक है। ख़ासकर जो है वो आर्म की सर्जरीज जो है इनके अंदर वायर वगैरह पड़ रही होती हैं, तो ये लेट हो जाती है। टूर्निकेट पेन जनरली स्टार्ट आफ्टर द 20 to 30 मिनट, तो टूर्निकेट का पेन जो है वो 20 से 30 मिनट के बाद शुरू हो जाता है, जिसको हम फिर करते हैं डिस्टल पोर्शन को ओपन करके, ये दूसरा जो टूर्निकेट है उसको ओपन करके हम इसको रीयूज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सर्जरी जो इसमें हो सकती हैं, प्रोसीजर ऑफ द हैंड और द लोअर आर्म, ठीक है, हाथ का या लोअर आर्म का जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर हो सकता है, और मोस्टली आर्थो के केस होते हैं, ठीक है। या कोई टीमर वगैरह रिमूव हो गया, कोई नेल वगैरह रिमूव होना, कोई कील वगैरह लगी हुई है, वायर वगैरह पड़ी हुई है, इस तरह की प्रोसीजर जो है वो। और क्लोज रिडक्शन ऑफ द हैंड और द लोअर आर्म, ठीक है, ओपन प्रोसीजर भी करते हैं आर्थो की, और लोअर इसके जो क्लोज प्रोसीजर होते हैं वो भी करते हैं। पीओपी वगैरह बांधनी हो, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर बांधनी हो तो वो हम इसमें करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी चंद जो हम देख लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या हैं जिन चीज़ों के अंदर आपने नहीं देनी। एक है जी रिनाइड्स डिसीज़, इसके अंदर ब्लड वेसल प्रॉब्लम होता है फिंगर्स के अंदर, ठीक है। फिंगर्स के अंदर ये आर्म के ऊपर ब्लड वेसल का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे वेसल जो है वो एग्रीगेट हुई होती हैं, रफ्चर हो जाने के चांसेस होते हैं, या जो है वो हार्ड वाल होती हैं उनकी, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है उसको हम नहीं देते, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग में हो सकती है, थ्रोम्ब एम्बोलिज्म वगैरह जो है वो बन सकता है, फैट एम्बोलिज्म वगैरह इजीली बन सकता है, तो इस वजह से इसको नहीं देते, ठीक है। और सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया या होमोज़ाइगस सिकल सेल डिजीज़ के अंदर, इसके अंदर भी हमने क्रश हैंड, अगर कोई हाथ ही टूट गया है किसी का, क्रश सर्जरी हुई है, डेफिनेटली उसके अंदर हमें हमारे पास कैथेटर इंसर्ट करने की जो जगह है वही नहीं बचती, तो उसके अंदर हम नहीं देंगे। यंग चिल्ड्रंस के अंदर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे यंग चिल्ड्रंस के अंदर, तो वजह है क्योंकि बच्चे अब इतना बड़ा प्रोसीजर हो रहा है, तंग होते हैं, उनकी एनजाइटी लेवल ऊपर जाता है, तो उनके अंदर जो है वो एनजाइटी की वजह से डेथ चांसेस होते हैं, डर की वजह से वगैरह वगैरह, तो इसलिए नहीं करते, ठीक है। और must have a reliable operating tourniquet. If this cannot be granted, then this technique should be not used due to the risk of the toxicity, ठीक है। एक ही चीज़ है इसके अंदर जो रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, बाकी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपको पता है हम नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ करते हैं, और वो है कि टूर्निकेट रिलायबल हो, टूर्निकेट के ऊपर आपने जो है वो फोकस करना होता है, ठीक है। तो अब ये अगर है तो ठीक, नहीं तो ये प्रोसीजर आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या हो सकती है, टूर्निकेट डिस्कम्फर्ट, ये पेन करना शुरू हो जाता है, बंदा इससे तंग होता है, बार बार बोल रहा होता है, ठीक है। रैपिड रिटर्न ऑफ द सेंसेशन आफ्टर द टूर्निकेट रिलीज एंड द सब्सिक्वेंट पेन, सब्सिक्वेंट सर्जिकल पेन, ठीक है। अब जब हम टूर्निकेट हटा देते हैं तो पेन ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पे पेन जो है वो फील कर होता है, और प्लस फिर सर्जरी का पेन भी जब आता है तो सर्जरी का और इसका पेन मिल के पेशेंट को मज़ीद जो है वो तंग करता है, ठीक है, एजिटेट करता है। टॉक्सिक रिएक्शंस फ्रॉम द माल फंक्शनिंग टूर्निकेट और डिफ्लेटिंग टूर्निकेट prior to the 25
मिनट लिमिट, ठीक है। अब जो सबसे अहम चीज़ है वो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के टॉक्सिसिटी, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक, ये LAT से मुराद है लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। अब बात सुने कि आपने क्योंकि IV दिया हुआ है लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, और अगर ये लोकल एनेस्थीसिया वहाँ से निकल गया और ये कार्डिक हार्ट के पास चला गया, ठीक है, हार्ट के अंदर अगर चला गया, तो अब आपने अगर एक बंदे को 210 मिलीग्राम, अगर 70 kg बंदे को जो है वो आपने इतनी लिग्नोकिन दी हुई है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द ड्रग जो कि कार्डिक प्रॉब्लम करवा सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि टूर्निकेट अगर एक तो माल फंक्शनिंग है तो उसको ठीक करना है, और 25 मिनट से पहले आपने उसको इन्फ्लेट या डिफ्लेट नहीं करना, वरना कार्डिक टॉक्सिसिटी होगी जो कि मोर डेंजरस थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है जी। लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी है क्या, बेसिकली इसके साइन क्या है? नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, और उसके बाद जो है वो रिंगिंग ऑफ द ईयर्स, टिनाइटिस वगैरह हो रही होती है, फ़नी सेंसेशन अराउंड द माउथ, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द डिजीनेस, ठीक है। ये जो है वो आपके पास लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी है। फिर हार्ट रेट फॉल होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी, क्रैम्प्स पड़ना शुरू होते हैं, उसके अलावा जो है वो आपका ECG चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, रेट एंड रिदम के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर इस तरह की चीज़ है तो आपने क्या करना है कि लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी को मैनेज करना है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं आप, यूज़ ABC फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी। A से मुराद एयरवे, B से ब्रीथिंग और C से सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन, ठीक है। एयरवे आपको अगर ज़रूरत है कि आप ETT डालें तो ETT डाल दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि LMA से आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो LMA से करें, अगर आपको लगता है कि गूगल एयरवे से आप कर सकते हैं तो उससे करें, और अगर आपको लगता है कि जी आप इसके लिए जो है वो फेस मास्क, वेंटिलेशन से इसको कर सकते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आपको चीज़ ठीक लगती है कि एयरवे को सिक्योर करने के ज़रिए, तो आप उससे करेंगे, ठीक है। ब्रीथिंग जो है मे नीड टू असिस्ट द पेशेंट विद द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और द इंटुबेशन। देखें आपके पास एम्बो बैग की फैसिलिटी है, उसके साथ आप वेंटिलेशन करें, या डायरेक्ट फेस मास्क के ज़रिए जो है वो सेंट्रल गैस लाइन सप्लाई से जो है मशीन से करना शुरू कर दें तो उससे करें, ठीक है जी। लेकिन ये कि पेशेंट की ब्रीथिंग आपने जो है मेंटेन करनी है जब लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी होगी, ठीक। उसके बाद सर्कुलेशन है, चेक फॉर द पल्स, इफ नो पल्स देन इनिशिएट CPR, ठीक है। CPR देने हैं, और अगर ब्लड लॉस आप करवा रहे हैं साथ तो उसको मेंटेन करना है। BP अगर कम है तो BP को आपने जो है वो देखना है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है इसके अंदर सीजर्स वगैरह पड़ रहे हैं, सीजर अपने जो है डाइज़ेपाम के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डाइज़ेपाम इन द डोज ऑफ द 5 मिलीग्राम और द अल्टरनेटिंग सोडियम पेंटोथॉल इन द डोज ऑफ द 50 to 200 मिलीग्राम विल डिक्रीज द टर्मिनेट द सीजर, ठीक है। तो सीजर्स को कंट्रोल करना लाजमी होता है क्योंकि ये पेशेंट को इंजरी वगैरह करवा सकता है, ठीक है। तो वो डाइज़ेपाम से देंगे आप उसको, पेशेंट सो जाएगा तो ये कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन इसके अंदर होती है, हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए टिपिकली आप एपिनेफ्रिन वगैरह, ठीक है जी, एपिनेफ्रिन या एफिड्रिन 5 मिलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह देंगे, उसके अलावा टेडलनबर्ग पोजीशन बना दें, और रिफ्रैक्टरी टू द एफिड्रिन ट्रीट विद द पेशेंट विद एफिड्रिन 5%, और रिट्रीट 5 to 10 मिलीग्राम जो है वो एपिनेफ्रिन आप दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप जो है वो जब तक हार्ट पेशेंट का BP सेट नहीं होता, ठीक है। और यूज़ ऑफ द लिपिड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी हैज़ शोन प्रॉमिस। तो उसके बाद जो है लिपिड वगैरह भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो रिलायबल कॉन्फिडेंशियल स्टडीज़ वगैरह नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आप ये रखेंगे कि एयरवे वगैरह मेंटेन करेंगे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन वगैरह, और उसके बाद BP आप मेंटेन करेंगे, सीजर्स को जो है वो आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। डेट्स इट। ये वाला टॉपिक आपको देखना है आपने, अगर बुक से नहीं मिलता तो फिर मैं आपको रिसर्च आर्टिकल एक सेंड करूँगा, तो फिर आपने उसको देख लेना है। बाकी ये जो है आपने इसको इतनी स्लाइड्स के ऊपर कंफर्म करें, इन्हीं स्लाइड से पढ़ें। बायर ब्लॉक के मतलब मटेरियल जो है वो आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, और ना इससे ज़्यादा इजी कहीं मिलेगा आपको।